जब आप चैट जीपीटी से बातें करते हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च करते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आप जो भी डेटा चैट जीपीटी को दे रहे हैं या इंस्टाग्राम को दे रहे हैं, उस डेटा का क्या हो रहा है? क्या वो डेटा आपके पास है या फिर दूर कहीं किसी एआई सर्वर को ट्रेन कर रही है? और अगर ट्रेन कर रही है तो क्या इसके लिए आपकी परमिशन ली गई है? ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि दोस्त, अब डीपीडीपी एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है जो हमारे प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये कि अब एआई को भी बोलना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी प्लीज, मे आई यूज द डेटा? एंड आई एम नॉट किडिंग। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजन, उसके की फीचर्स, स्पेशली एआई के एंगल से। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ये वीडियो डीपीडीपी एंड एआई सीरीज का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने बेसिक्स कवर किए थे, जैसे डीपीडीपी एक्ट क्या है, एआई और डेटा का क्या कनेक्शन है, और एआई और लॉ का क्या कनेक्शन है, एआई, डेटा और लॉ का क्या कनेक्शन है, और ये एक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद क्यों इतना जरूरी हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। देन आप इस वीडियो को अगर तब देखेंगे तब इस वीडियो से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन यही एआई प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए डीपीडीपी एक्ट अब फोर्स में आ चुका है। डीपीडीपी एक्ट आपके सारे जो भी पर्सनल डेटा डिजिटल फॉर्म में है या फिर जो भी डेटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करता है, इंक्लूडिंग वो डेटा जो एआई आपसे ले रहा है और वो डेटा जो एआई आपसे या कहीं से भी लेकर प्रोसेस कर रहा है। वो सब कुछ डीपीडीपी एक्ट के अंतर्गत आता है। डीपीडीपी एआई और ऑटोमेशन दोनों जो आपकी पर्सनल डेटा से हो रहा है उसको रेगुलेट करता है, उसको एड्रेस करता है। तो चलिए समझते हैं डीपीडीपी के प्रोविजंस को स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, लॉफुल बेसिस फॉर प्रोसेसिंग। सबसे पहली बात, एआई आपका डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन तभी जब या तो आपने एक्सप्लिसिट कंसेंट दी हो या फिर कोई लेजिटिमेट यूज हो उस डेटा का, जैसे पब्लिक सेफ्टी, रिसर्च या कोई लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशन स्टोर होती है और वो कॉन्वर्सेशन कहीं दूर किसी एआई सर्वर को ट्रेन कर रही होती है। पर क्या उस ट्रेनिंग से पहले आपकी परमिशन ली गई होती है? डीपीडीपी से पहले ये कंपल्सरी नहीं था, लेकिन डीपीडीपी आने के बाद ये कंपल्सरी हो चुका है, ये लीगली मैंडेटरी हो चुका है कि आपको क्लियर कंसेंट देना होगा। अगर आप मना करते हैं तो आपकी डेटा यूज नहीं कर सकते, और अगर यूज कर ली तो पेनाल्टी लग सकती है। अच्छा, पॉज करके जरा ये सोचिए, क्या आपने भी चैट जीपीटी को ऐसी कोई कंसेंट कभी दी है? कंसेंट? कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोविजन पे। सेकेंड, राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स। अब आती है आपकी राइट्स। क्योंकि आप डेटा दे रहे हैं एआई को, इसलिए आप अपने डेटा के बॉस हैं, आप डेटा प्रिंसिपल हैं। और डीपीडीपी ने आपको 3 पावरफुल राइट्स दिए हैं। फर्स्ट राइट टू एक्सेस। देखिए, कंसेंट देते टाइम आप ये पूछ सकते हैं या उसके बाद भी आप ये पूछ सकते हैं कि मेरे बारे में कौन सा डेटा है तुम्हारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रेडिट स्कोरिंग ऐप है और वो आपके लोन को रिजेक्ट कर रही है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि शो मी व्हाट डेटा यू हैव अबाउट मी। अब क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसी या लोन देने वाला सिंपली वेग रीजंस पे वेग ये नहीं कह सकता आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, क्योंकि उसको ये डेटा शो करनी पड़ेगी कि आपका कौन सा डेटा उसके पास है, उसको बताना पड़ेगा। अगर आपने पूछा तो राइट ऑफ करेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपकी दी हुई डेटा गलत हो गई है तो आप उसे करेक्ट भी करा सकते हैं। सपोज किसी एआई टूल ने आपका रॉन्ग इनकम डेटा स्टोर कर लिया और इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी इफेक्ट हो रहा है, तो आप ये डिमांड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा स्टोर कर रही है वो अपने एंड पे आपकी डेटा ठीक करे, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट हो रहा है और कंपनी को ये करना पड़ेगा, वरना अब उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में भी हो सकती है। और पेनाल्टीज तो याद है ना इस एक्ट की।
अप टू 250 करोड़, अप टू, राइट। राइट नंबर 3, राइट ऑफ इरेजर। इसको हम राइट टू बी फॉरगॉटन के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये कि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल डेटा कहीं स्टोर रहे तो आप उसे डिलीट भी करा सकते हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि सपोज आप कोई बहुत पुराना शॉपिंग ऐप यूज करते थे, आपने उसमें अपनी डेटा फिल की, अब बहुत टाइम हो गया कि आप उस शॉपिंग ऐप को नहीं यूज करते, तो आप उसे ये डिमांड कर सकते हैं कि वो आपकी डेटा डिलीट करे। आप उससे ये कह सकते हैं कि डिलीट माई डेटा, आई डोंट वांट इट टू बी स्टोर्ड, और कंपनी को वो डेटा डिलीट करना पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी पे पेनाल्टी लग सकती है। और मेरा आपसे भी एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आपका डेटा सोशल मीडिया पे सेफ है? तो फिर अगर सेफ नहीं भी है तो क्या आपको ये लगता है कि डीपीडीपी एक्ट आने के बाद इसमें कुछ बेटर होगी इसकी हालत? क्या आपके डेटा को प्रोटेक्शन मिलेगी? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोविजन की तरफ। थर्ड प्रोविजन 3, ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूसरीज। डेटा फिड्यूसरी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा कलेक्ट और स्टोर करती हैं। और स्पेसिफिकली अगर आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एआई कंपनीज जो हमारी डेटा कलेक्ट और स्टोर करती हैं। जो कंपनीज हमारे डेटा कलेक्ट और स्टोर कर रही हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके लिए कुछ रूल्स हैं और उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी। जैसे डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन रखना पड़ेगा, सिक्योर सर्वर्स रखने पड़ेंगे, डेटा ब्रीच होने पर इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको भी और गवर्नमेंट को भी। एंड एनोनिमाइजेशन मतलब जहां भी पॉसिबल हो पर्सनल आइडेंटिफायर्स हटाने पड़ेंगे। मतलब उस पर्टिकुलर डेटा को देख के कोई ये ना बता पाए कि ये आपकी डेटा है। सो एनोनिमाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डेटा फिड्यूसरीज की। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप चैट जीपीटी से बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करते हैं और बहुत सारी पर्सनल डेटा आपकी है उसके पास। डीपीडीपी आने से पहले आपकी ये डेटा प्रोटेक्टेड नहीं थी, तो अगर चैट जीपीटी से कहीं कोई लीक भी हो जाती, आपका डेटा पब्लिक में भी आ जाता, तो भी चैट जीपीटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, एटलीस्ट लीगली उसे घेरा नहीं जा सकता था। लेकिन अब कंपनीज उसे चुपचाप कवर नहीं कर सकती। अब डीपीडीपी आने के बाद कंपनीज को 72 आवर्स के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और अगर नेग्लिजेंस साबित हुई तो उस पे पेनाल्टी भी इम्पोज हो सकती है। और अगर आपको डीपीडीपी एक्ट और डीपीडीपी रूल्स को समराइज्ड फॉर्म में जानना है और ये भी जानना है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको ध्यान में रख के डीपीडीपी एक्ट को इंटरप्रेट करना है, तो इसके लिए मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए एक ई बुक तैयार कर दी है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप इस ई बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्ट के कौन से प्रोविजंस अभी फोर्स में आ चुके हैं और कौन से प्रोविजंस अभी फोर्स में नहीं आए हैं, इस ई बुक में ये भी मेंशन है। और इस ई बुक का डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ प्रोविजन की तरफ। फोर्थ, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम डीपीआईए भी कहते हैं। डीपीआईए थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीपीआईए का मतलब क्या है? डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब एआई डिप्लॉय करने से पहले एक रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है सारे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज के लिए, जो कि यूजुअली कंपनीज होती हैं। डीपीआईए में चेक क्या क्या करना पड़ता है? पहला, प्राइवेसी रिस्क है या नहीं, क्या एल्गोरिदम बायस्ड तो नहीं है, सिक्योरिटी मेजर्स एडिक्वेट है या नहीं। जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में एक ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी होता है, वैसे ही एआई डिप्लॉयमेंट से पहले डीपीआईए जरूरी है। बिना ब्लूप्रिंट के अगर बिल्डिंग बनाएंगे आप तो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरह बिना डीपीआईए के अगर एआई डिप्लॉयमेंट होगा तो प्राइवेसी वायलेशंस होगा ही। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे इसे। ओके, सपोज अगर कोई कंपनी फेशियल रिकॉग्निशन एआई यूज कर रही है पब्लिक प्लेसेस पे, मॉल्स पे, एयरपोर्ट पे, तो उसे डीपीआईए करना पड़ेगा। उसे ये चेक करना पड़ेगा कि इज इट एथिकल, यहाँ कोई फेशियल रिकॉग्निशन एआई की वजह से कोई प्राइवेसी रिस्क तो नहीं है, और अगर प्राइवेसी रिस्क है तो उसको हम टैकल कैसे कर रहे हैं। सेकेंड, बायसनेस चेक करनी पड़ेगी, क्या ये सर्टेन कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेट कर रहा। थर्ड, सिक्योरिटीज मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर डेटा लीक हो गया तब क्या होगा?
तब कौन से एक्शंस लिए जाएंगे, ये भी प्रॉपर प्लान होना चाहिए बिफोर इंस्टॉलिंग द फेशियल रिकॉग्निशन। अगर ये सब नहीं किया और डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया तो इसके जो भी लीगल कंसिक्वेंसेस होंगे वो कंपनी को भुगतने पड़ेंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ एस्पेक्ट पे, एल्गोरिदम ऑडिट, बायसनेस एंड फेयरनेस चेक। सो ये एस्पेक्ट डीपीडीपी रूल्स 2005 का पार्ट है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एआई में आराम से बायसनेस आ सकती है। बट एल्गोरिदमिक ऑडिट का मतलब क्या है, ये कौन सा टर्म है? इसका मतलब है एआई एल्गोरिदम को इंडिपेंडेंटली ऑडिट करना, मतलब ये चेक करना कि क्या ये बायस्ड है, क्या ये फेयर है सबके साथ, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी एआई हायरिंग टूल यूज कर रही है रिज्यूमे स्कैन करने के लिए। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि जो टूल है वो किसी भी रिज्यूमे को, या जो टूल का पैरामीटर है रिज्यूमे को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, वो डिस्क्रिमिनेटिंग तो नहीं है। क्या एआई सिर्फ जेंडर बायस्ड होके फीमेल कैंडिडेट्स के रिज्यूमेस को रिजेक्ट तो नहीं कर रही, या फिर एआई कहीं कास्ट या रेस बायस तो नहीं है, या फिर आपका एआई टूल कहीं कोई एज के बेसिस पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। और ये सब एल्गोरिदम ऑडिट से ही पकड़ा जाएगा। ऑडिट इसलिए जरूरी है क्योंकि एआई भी इंसानों से ही सीखता है, और वो कहावत तो हमने सुनी है ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो जब इस पुतले से ही गलती हो जा रही है जो उस एआई को ट्रेन कर रहा है, तो एआई आराम से गलतियां कर सकता है। उन्हीं गलतियों को डिटेक्ट करता है एल्गोरिदम ऑडिट। एंड एआई की इन्हीं सारी कलेक्टिव प्रॉब्लम्स को डीपीडीपी एक्ट फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। आई सेड कोशिश कर रहा है। क्या ये एक्ट परफेक्ट है? देखिए, हर लॉ की तरह डीपीडीपी एक्ट भी परफेक्ट नहीं है। कुछ चीजें अभी मिसिंग हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन पे ध्यान देके उन्हें टैकल करने के लिए और भी अमेंडमेंट्स होंगे, और भी प्रोविजंस लाए जाएंगे, और भी रूल्स लाए जाएंगे, और प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाएगा। लेकिन एक बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि डीपीडीपी सिर्फ एक्ट नहीं है, ये एआई रेगुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे एआई इवॉल्व करेगा, हमारे लॉज भी इवॉल्व होंगे, और एज अ लॉयर एंड एज अ लॉ स्टूडेंट टू, आपको ये इवोल्यूशन ट्रैक करना है और इसमें आपको कंट्रीब्यूट भी करना है, और भारत का एआई फॉर ऑल का सपना भी पूरा करना है, वो भी सिक्योरिटी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी एआई और लॉ से रिलेटेड अपडेट्स आए, आपको वो अपडेट्स मिलते रहें थ्रू माय चैनल। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपके लॉ स्कूल में, या फिर आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, या आप जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ क्या एआई एंड लॉ के बारे में डिस्कशंस होते हैं। अगर आपको एआई एंड लॉ से रिलेटेड कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप उसका टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कॉन्वर्सेट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एआई एंड लॉ से रिलेटेड कोई नए टॉपिक को लेके, इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड keep learning.